नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर, यानी कि नदी एवं उसके भूवैज्ञानिक कार्य। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के भौतिक भूविज्ञान विषय के अंतर्गत पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वर्षा जल भूसतह में ढाल पर निचले स्थानों की ओर साधारणतः बहने का प्रयास करता है। यदि ढाल मंद हो तो वहाँ पहले से ही प्रवाह के लिए वाहिकाएं चैनल न हो तो जल समूचे ढाल पर चादर के रूप में नीचे की ओर बहने लगता है। इस प्रकार से अपर्दन को ढाल प्रक्षालन कहते हैं। इस प्रकार से पानी के वाह से होने वाले अपर्दन को स्लोप वाश कहते हैं। कुछ समय बाद बहता हुआ जल ढाल की मिट्टी को काटकर प्रवाह के लिए छोटी छोटी वाहिकाएं बना लेता है। इन्हें क्षुद्र सरिता यानी कि रिल्स और अवनालिकाएं यानी गुलीज कहा जाता है। इस प्रकार की अनेक छोटी सरिताएं आपस में मिलकर एक बड़ी सरिता का निर्माण करती हैं। अनेक सरिताएं आपस में मिलकर एक नदी को जन्म देती हैं। इसके अतिरिक्त कई नदियां झीलों से तथा हिमनदों के पिघलने पर भी निर्मित होती हैं। जिन नदियों में जल सदैव हर ऋतु में बहता रहता है उन्हें परएनियल यानी कि सदा नीरा, और जो शुष्क ऋतुओं में सूख जाती हैं उन्हें असदा नीरा या अस्थायी नदी कहते हैं। नदी जिस वाहिका से होकर बहती है उसे घाटी कहा जाता है। प्रारंभ में यह घाटी अंग्रेजी के वी अक्षर के समान तथा खड़े नालों वाली होती है, लेकिन बाद में घाटी के पार्श्व कम ढाल वाले हो जाते हैं। अंत में घाटी छिछली और चौड़ी हो जाती है। अधिकांश नदियां अंततः समुद्र में ही प्रवाहित होती हैं। उद्गम स्थल समुद्र तल से ऊंचाई पर होता है। उद्गम स्थान की ओर प्रवाहित होने के लिए यह आवश्यक है कि ढाल निरंतर समुद्र की ओर हो। नदी की लंबाई में हर बिंदु की ऊंचाई दर्शाने वाले आलेखित चक्र को नदी परिच्छेदिका यानी कि रिवर प्रोफाइल कहते हैं। नदी के भूवैज्ञानिक कार्य। नदी प्रवाह की गति क्षेत्र की जलवायु और ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। नदी प्रवाह की गति क्षेत्र की जलवायु और ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। नदी के वेग और क्षेत्र में उपस्थित शिलाओं के अनुरूप नदी के द्वारा अपर्दन होता है। अपर्दित पदार्थ वाहित होकर समुचित स्थितियों में निक्षेपित होता है। इस प्रकार नदी के तीन प्रमुख भूवैज्ञानिक कार्य हैं। पहला अपर्दन, दूसरा है परिवहन तथा तीसरा है निक्षेपण। नदी में जल तथा उसके साथ कुछ सेलखंड बहते हैं। इनके रासायनिक और बलकृत प्रभाव से नदी घाटी के सेल टूटते और जल द्वारा वाहित होते हैं। नदी द्वारा अपर्दन की विभिन्न विधियां हैं। नदी जल कुछ सेल एवं उनके खनिजों के साथ रासायनिक क्रिया कर उन्हें घोलने में समर्थ होता है। इस प्रकार रासायनिक रूप से अपघटित पदार्थ जल में विलय हो वाहित होता है। इस रासायनिक क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। नदी के जल के प्रवाह के कारण नदी घाटी सेल बलकृत रूप से विघटित होते हैं। इस अपर्दन को द्रव चालित क्रिया यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन कहा जाता है। जल के साथ कुछ सेलखंड भी वाहित होते हैं। यह सेलखंड आपस में तथा घाटी के तल एवं पार्श्व से भी टकराते हैं। आपस में टकराकर यह खंड छोटे होते हैं। इस क्रिया को सन्नी घर्षण यानी कि एट्रिशन भी कहते हैं। इन खंडों के तल और पार्श्व के सेलों से टकराने पर सेल टूटते और उत्खनित होते हैं। इस प्रकार घर्षण द्वारा अपर्दन की क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। नदी में जल प्रवाह के समय भंवर उत्पन्न होती है। इनके प्रभाव में जल वृत्ताकार रूप से घूमता है।
ये वृत्त घूमते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जल के वृत्ताकार भ्रमण के साथ ही उसमें उपस्थित सेलखंड भी तल के सेलों पर वृत्ताकार घूमते हुए टकराते हैं। इनका प्रभाव गहराई के साथ कम होता जाता है। इस प्रकार वृत्ताकार गर्त बनते हैं। ये गर्त नीचे की ओर संकरे होते हैं। इन गर्तों को जलज गर्तिका कहते हैं। जलज गर्तिकाएं अपघर्षण की ज्वलंत प्रमाण हैं। इस प्रकार विभिन्न क्रियाओं से अपर्दन होता है। अपर्दित पदार्थ आपस में टकराते हुए वाहित होते रहते हैं। निरंतर प्रवाह पर वे गोलाकार और छोटे होते जाते हैं। नदी की अपर्दन क्षमता, नदी के वेग, वाहित सेल पदार्थों की प्रकृति, नदी घाटी में उपस्थित सेलों के संगठन और संरचना तथा नदी जल में विद्यमान घुलित पदार्थ की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करती है। नदी जल में विद्यमान सेलखंड और घुलित पदार्थ को नदभार यानी कि स्ट्रीम लोड कहा जाता है। नदभार नदी में मुख्यतः 4 रूप में परिवाहित होता है। प्रथमतः कुछ पदार्थ घुलित रूप में प्रवाहित होते हैं। दूसरे छोटे आकार के पदार्थ जल में निलंबित रूप से रहते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार और अधिक घनत्व वाले पदार्थ नदी वाहिका के तल पर लुढ़कते हुए आगे चलते हैं। इनके अतिरिक्त परिवहन की छोटी विधि भी है। उसमें सेलखंड न तो निरंतर निलंबित रहते हैं और न ही निरंतर लुढ़कते हुए आगे चलते हैं। इस विधि से सेलकण उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। इस विधि को उत्परिवर्तन यानी कि साल्टेशन कहते हैं। पहले को छोड़ परिवहन की शेष विधियां बलकृत हैं तथा परिवहन जल के द्रव चालन प्रभाव के कारण होता है। किसी नदी की नदभार परिवहन की क्षमता जल के वेग पर निर्भर करती है। इसी प्रकार परिवाहित सेल खंडों की अधिकतम साइज भी वेग पर निर्भर है। नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो नदभार परिवहन क्षमता 32 गुना और अधिकतम साइज परिवहन क्षमता 4 गुना बढ़ जाती है। परिवहन का सेल खंडों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अधिक बड़े साइज वाले खंड परिवहित नहीं हो पाते। इसी प्रकार गोल आकार वाले कण अधिक सरलता से अधिक दूरी तक परिवहित हो सकते हैं, जबकि कोणीय कण उतनी सरलता से परिवहित नहीं हो पाते हैं। अतः नदी में सेल कण आकार और साइज के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को छटाई यानी कि सॉर्टिंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन के साथ कण छोटे और अधिक गोल हो जाते हैं। नदी के वेग में कमी होने से उसकी परिवहन क्षमता घट जाती है। इस प्रकार नदभार का अंश परिवहित नहीं हो पाता और नदी तल पर निक्षेपित होता है। नदी के वेग में कमी के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन परिच्छेदिका की प्रवणता में कमी, नदी जल के आयतन में कमी, नदी घाटी के आकार में परिवर्तन, नदी पथ में अवरोध इत्यादि कारण प्रमुख है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ढाल की प्रवणता के आकस्मिक परिवर्तन पर उसका वेग घट जाता है, अतः परिवहन क्षमता भी घट जाती है। क्षमता से अधिक उपस्थित पदार्थ अकस्मात शंकु के रूप में निक्षेपित हो जाता है। इन शंकुओं को जलोढ़ शंकु कहते हैं। कम ढाल वाले चौड़े शंकु को जलोढ़ पंखी नाम दिया गया है। मैदानी हिस्से में वेग इतना कम हो जाता है कि परिवहित पदार्थ एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित निक्षेप में नदी की धारा अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ऐसी नदी को ब्रेडेड नदी कहते हैं। बाढ़ आने पर नदी का पानी घाटी की सीमाओं के परे विस्तृत क्षेत्र में होकर प्रवाहित होता है, लेकिन बाढ़ घटने पर पानी का आयतन और वेग दोनों घट जाते हैं।
फलतः परिवहित पदार्थ विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होता है। इस प्रकार के निक्षेप जिस क्षेत्र में निर्मित होते हैं उसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं। बाढ़ सीमा पर कई बार नदी के समानांतर निक्षेप के मेड़ जैसे आकार बन जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तटबंध यानी कि नेचुरल लेवीज कहा जाता है। इसी प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश के पहले लगभग समुद्र तल पर प्रवाहित होती है, अतः उसका वेग इतना कम हो जाता है कि बहुत सूक्ष्म कण ही उसके द्वारा परिवहित हो पाते हैं। शेष नदभार निक्षेपित हो जाता है। यह निक्षेप ग्रीक वर्ण डेल्टा त्रिभुज के आकार का होता है, इसलिए नदी मुख में निर्मित त्रिभुजाकार निक्षेप को डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवाह की कमी और नदभार की वृद्धि पर नदी की समुचित स्थितियों में निक्षेपण होता है। अपर्दन नदी घाटी को चौड़ा और गहरा बनाने का प्रयत्न करता है। अपर्दन द्वारा नदी तल के गहरे होने की अपर्दन नदी घाटी को चौड़ा और गहरा बनाने का प्रयत्न करता है। अपर्दन द्वारा नदी तल के गहरे होने की सीमा है। यह सीमा सामान्यतः समुद्र तल की गहराई पर होती है। इसे अपर्दन का चरम स्तर या बेस लेवल ऑफ इरोजन कहा जाता है। नदी प्रवाह अपर्दन और निक्षेपण के सारे संतुलन की स्थिति का निर्माण करता है। उस स्थिति में नदी परिच्छेदिका का ढाल इतना हो जाता है कि समस्त ऊर्जा नदभार के परिवहन में समाप्त हो जाती है। कोई अपर्दन या निक्षेपण नहीं हो पाता। ऐसी नदी को प्रवणित नदी कहते हैं। इसके पश्चात आता है नदी अपर्दन का चक्र। नदी का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विभिन्न स्थितियों के अभिलाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर पूरे विकास को 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 अवस्थाएं मनुष्य की 4 अवस्थाओं के ही अनुरूप हैं। इन्हें क्रमशः प्रारंभिक अवस्था इन्फेंट स्टेज, दूसरा है प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था यानी कि यूथ स्टेज, तीसरा है प्रौढ़ावस्था यानी कि मैच्योर स्टेज एवं वृद्धावस्था जो कि अंतिम ओल्ड स्टेज है। प्रारंभिक अवस्था में नदी ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। नदी का ढाल अधिक होता है। नदी घाटी वी आकार की होती है। घाटी के पार्श्व खड़े ढाल वाले होते हैं। नदी द्वारा अवखनन अधिक होता है और गहरी नदी घाटियाँ निर्मित होती हैं। तंग गहरी घाटियों को नदी महाखड्ड या गंभीर खड्ड जिन्हें कैनियन के नाम से जानते हैं। परिच्छेदिका के ढाल में आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण वाटरफॉल, रैपिड्स, सोपानीपात यानी कैस्केडे इत्यादि का निर्माण होता है। तरुणावस्था में भी नदी पहाड़ी अंचल में ही बहती है। ढाल अधिक होने के कारण प्रवाह तेज होता है। उत्खनन की क्रिया भी होती है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता नदियों का शीर्ष अपर्दन है। शीर्ष अपर्दन के कारण नदी अपने उद्गम स्थल की ओर बढ़ती है। कई बार यह अपर्दन इतना अधिक होता है कि एक नदी उद्गम की ओर से बढ़ते हुए दूसरी नदी से मिल जाती है। मिलान बिंदु को अपहरण मोड़ यानी एल्बो ऑफ कैप्चर कहा जाता है। एक नदी का जल दूसरी नदी से होकर बहने लगता है। इस संपूर्ण क्रिया को नदी अपहरण यानी कि रिवर कैप्चर कहते हैं। अपहरित नदी की निचली घाटी सूख जाती है। इस भाग को विंड गैप या वात दर्रा कहा जाता है। भारत में सरस्वती नदी का लुप्त होना नदी अपहरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी, कोशी की सहायक नदी अरुण इत्यादि इसी प्रकार से अपहृत हुई है। प्रौढ़ावस्था में नदी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ मैदानी क्षेत्र में उतरती है। परिवहन क्षमता घट जाने से कुछ नदभार जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंखी के रूप में निक्षेपित हो जाता है। घाटी पार्श्व के ढाल कम हो जाते हैं तथा घाटी चौड़ी हो जाती है। बाढ़ के कारण घाटी के दोनों ओर बाढ़कृत मैदान बनते हैं। इस अवस्था में नदी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहती है। इस प्रकार के प्रवाह को विसर्पण यानी कि मिएंडरिंग कहा जाता है।
वृद्धावस्था में नदी प्रायः समतल भूमि में बहती है। यद्यपि प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था में घाटी अपेक्षातः चौड़ी और कम गहरी होती है। नदी परिच्छेदिका लगभग अपर्दन के चरम स्तर के समानांतर और उसके पास होती है। अंततः नदी समुद्र से मिलती है। मुहाने पर डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण होता है। जब नदी तीव्र ज्वार वाले अशांत जल से मिलती है तो उसका समुद्र से मिलने वाला भाग चौड़ा होता है, लेकिन जल की तेज धारा सीधे समुद्र में विसर्जित होती है। इसे ज्वारनदमुख कहते हैं। लेकिन नदी के शांत समुद्र में विसर्जित होने पर मुहाने पर निक्षेपण होता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के इस विकास क्रम को नदीय चक्र यानी फ्लूवियल साइकिल और उसके अनुरूप अपर्दन क्रम को इरोजनल साइकिल यानी कि अपर्दन चक्र कहा जाता है। कभी कभी विवर्तनिक हलचलों के कारण अपर्दन का चरम स्तर और नीचे चला जाता है और नदी का अपर्दन चक्र पुनः प्रारंभ होता है। इसे पुनर्यौवन यानी कि रेजुविनेशन कहा जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे